प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11, जिसमें आज का हमारा विषय है साझेदारी। साझेदारी व्यापार। साझेदारी एकल स्वामित्व यानी एक अकेले व्यक्ति की तरह जब व्यापार किया जाता है उसको हम एकल स्वामित्व कहते हैं। तो एकल स्वामित्व के व्यापारिक विस्तार के विलयन एवं प्रबंधन संबंधित दोष के निराकरण एवं व्यापार के स्वरूप को बढ़ाने के उद्देश्य से, पूंजी अधिक मात्रा में एकत्रित करने के उद्देश्य से साझेदारी व्यापार का निर्माण किया जाता है। साझेदारी व्यापार विभिन्न व्यक्ति मिलकर यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब व्यापार का संचालन करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यापार को साझेदारी व्यापार कहते हैं। और वह व्यक्ति जो इस प्रकार के व्यापार में जुड़ा होता है उसे हम साझेदार कहते हैं। तो साझेदार के आधार पर हम देखें कि इसकी स्थापना, साझेदारी की स्थापना व्यावसायिक संगठन का साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन साझेदारी की स्थापना की जाती है। साझेदारी कानूनी समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है, मतलब कानूनी रूप से हमें इसके जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कानूनी, उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है जब जाके साझेदारी व्यापार हमारा चल पाता बन पाता है, जिसमें साझेदारों के मध्य संबंध क्या होंगे, लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, व्यवसाय का संचालन कैसे किया जाएगा, व्यवसाय का तरीका क्या होगा, इस प्रकार की बातों को पहले से तय कर लिया जाता है। इसलिए इस व्यापार को हम साझेदारी व्यापार कहते हैं, है ना। कोई भी दो व्यक्ति यदि किसी सेवा कार्य में जुटे हों, व्यवसाय में जुटे हों, आर्थिक कार्य कर रहे हों तो वो साझेदारी व्यापार आता है। मगर यदि कोई धर्मार्थ यानी निस्वार्थ रूप से कोई काम किया जा रहा हो तो ऐसे कार्य को साझेदारी व्यापार में शामिल नहीं किया जाता है, यानी सेवा कार्य जो है साझेदारी व्यापार में नहीं होगा। इस व्यापार का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होना चाहिए। जैसे एकल स्वामित्व का उद्देश्य भी लाभ प्राप्त करना होता है, वैसे साझेदारी व्यापार का उद्देश्य भी लाभ प्राप्त करना होता है। अब हम देखें साझेदारी सल्लेख क्या है। साझेदारी सल्लेख यानी साझेदारी समझौता किसे कहते हैं। तो साझेदारी उन लोगों का ऐच्छिक संगठन है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। साझेदारी बनाने के लिए सभी शर्तें एवं साझेदारों से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में स्पष्ट समझौता आवश्यक है, ताकि बाद में साझेदारों में किसी प्रकार की गलतफहमी न हो। यह समझौता मौखिक अथवा लिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है। लिखित समझौता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अच्छा यही रहता है कि समझौता लिखित हो, क्योंकि मौखिक समझौते में परिवर्तन की संभावना रहती है, बदल भी सकता है। अब साझेदारी सल्लेख यानी साझेदारी समझौता जो बनाया जाता है उस साझेदारी समझौते में या साझेदारी सल्लेख में सामान्यतः निम्न पहलू शामिल किए जाते हैं या निम्न बातों का उसमें उल्लेख किया जाता है जिनके आधार पर भविष्य में किसी विवाद होने की संभावना हो। ऐसी सभी बातों को इसमें हम कवर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है फर्म का नाम। साझेदारी व्यापार किस नाम से किया जाएगा, उस फर्म का, उस व्यापार का नाम क्या होगा, वो इसमें साझेदारी सल्लेख में या शर्तों में लिख लेना चाहिए। नहीं तो भविष्य में फर्म के नाम को लेकर भी विवाद होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट में आते हैं व्यवसाय की प्रकृति एवं स्थान जहां वो व्यवसाय किया जाएगा। व्यवसाय किस प्रकार का किया जाएगा, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, व्यवसायिक स्थल क्या रहेगा, यानी किस स्थान से व्यवसाय किया जाएगा, इसका भी उल्लेख इस साझेदारी समझौते में कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है व्यवसाय की अवधि। हम जो साझेदारी व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ये साझेदारी व्यवसाय की अवधि क्या होगी, यह व्यापार हम कितने समय में करेंगे या कितने समय तक करते रहेंगे, इसकी एक निश्चित अवधि यदि हो तो वह अवधि का भी उल्लेख इसमें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश। साझेदारी व्यापार में प्रत्येक साझेदार द्वारा जितने रुपए पूंजी के रूप में दिए गए हैं उसका भी उल्लेख इसमें करना चाहिए, नहीं तो बाद में साझेदारों के इस पूंजी निवेश को लेकर भी विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। प्रत्येक साझेदार। इसके बाद नेक्स्ट है लाभ हानि का बंटवारा। साझेदारों के मध्य लाभ और हानि का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसका भी उल्लेख साझेदारी समझौते में पहले से कर लेना चाहिए। नहीं तो लाभ हानि के बंटवारे को लेकर भी साझेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व।
साझेदारों के कर्तव्य क्या होंगे और साझेदारों के दायित्व क्या होंगे। इस कर्तव्य और दायित्व को भी साझेदारी सल्लेख में लिखना चाहिए कि किस साझेदार का क्या दायित्व होगा और क्या उसका अधिकार और कर्तव्य होंगे। इसका उल्लेख पहले से लिख कर लेना चाहिए, अन्यथा साझेदारों के कर्तव्य और दायित्व के आधार पर भी विवाद होने की संभावना रहती है। इसके बाद है नेक्स्ट साझेदारों का वेतन एवं आहरण। साझेदारी व्यापार में साझेदारों का कितना वेतन होगा, कौन सा साझेदार कितना आहरण कर सकता है, इसका उल्लेख भी इसमें कर दिया जाता है कि वेतन और आहरण कितना होगा। फिर नेक्स्ट साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण एवं हटाए जाने से संबंधित शर्तें। साझेदारी व्यापार में जब हमने व्यापार प्रारंभ किया उस समय हो सकता है कि हमारे व्यापार में सिर्फ 2 साझेदार हों, मगर व्यापार हमारा जब अच्छा चलने लग जाए, हमें और रुपए की पूंजी की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में हम और भी किसी साझेदार को शामिल कर सकते हैं। यदि किसी नए साझेदार को हम व्यापार में शामिल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं साझेदारी का प्रवेश। यदि कोई पुराना साझेदार हमारे व्यापार से हटना चाहता है उसको हम बोलते हैं साझेदारी का निवृत्त होना या अवकाश ग्रहण करना। तो इस प्रकार की शर्तें भी हम पहले से तय कर लेते हैं कि किन स्थिति में, किन परिस्थिति में, किन शर्तों के आधार पर हम किसी नए पार्टनर को साझेदारी व्यापार में प्रवेश देंगे या किसी वर्तमान साझेदार को उससे रिटायरमेंट या निवृत्त करेंगे, या कोई व्यक्ति हट सकता है। उसकी प्रवेश की और हटने की दोनों शर्तें तय करने। पूंजी व आहरण पर ब्याज। साझेदारों ने जो पूंजी अपने व्यापार में लगाई है या जो आहरण वो लोग व्यापार से करेंगे, आहरण यानी पैसा निकालना, अपने स्वयं के उपयोग के लिए जो पैसा निकालेंगे, दोनों ही स्थिति में क्या उनकी पूंजी पर ब्याज उन्हें मिलेगा, और यदि पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो क्या आहरण पर ब्याज हम साझेदारों से वसूल करेंगे, इसका भी हमें पहले से तय कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है फर्म के समापन की प्रक्रिया। साझेदारी फर्म का समापन किस प्रकार से होगा, इसका भी पहले से तरीका तय कर लेना चाहिए कि किस स्थिति में, किन परिस्थिति में साझेदारी फर्म को हम समाप्त कर देंगे, बंद कर देंगे। खातों को तैयार करना एवं उसका अंकेक्षण, यानी खाते किस प्रकार रखे जाएंगे और खातों के ऑडिट या जांच किस तरीके से की जाएगी, वो भी पहले से तय कर लेना चाहिए। विवादों के समाधान की पद्धति। यदि साझेदारों के मध्य विवाद होता है तो उसका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा। वो विवाद के निराकरण के लिए हम पंचायत का सहारा लेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, या किसी अन्य तरीके से हम विवादों का निपटारा करेंगे, ये पद्धति भी पहले से तय कर लेनी चाहिए। नहीं तो ये सब साझेदारी समझौते में लिखना आवश्यक होता है। तो ये था साझेदारी व्यापार और साझेदारी समझौता किसे कहते हैं, इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखें।